थर्ड अटेम्प्ट का प्रीलिम्स हुआ था उसके अराउंड 1 महीने पहले मेरे डैड का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। मेरे प्रिपरेशन में तो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो कॉलेज टाइम से मेरी गर्लफ्रेंड रही है, कॉलेज के 3rd ईयर से। पता है प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी में यही डर रहता है कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। मुझे अच्छा लगा है एक तो सेपियंस जो बुक है युval नोआ हरारी का, हाँ वो बहुत अच्छा बुक है, वो ऐसे में भी हेल्प करता है इनफैक्ट। मैंने वो बुक एटलीस्ट 5 या 6 टाइम्स पढ़ा था ईच बुक, और मेरा ऐसा हो गया था कि मॉक्स में मेरे कंसिस्टेंटली 90-100 मार्क्स आते थे, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मेरे आई थिंक 25 या 30 आए थे, और जब तक मेरा कॉम्पिटेंस बन गया मेरे 130 आने लगे। वाइट सर्टन था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल पसंद है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है कि आप नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ फिलहाल अपने लिए काम नहीं कर रहे। क्योंकि आप 2 बार बुक पढ़ लेंगे, तीसरी बार पढ़ने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल आपका नहीं होगा, ऐसा लगा कभी? बिल्कुल लगा था। इनफैक्ट काफ़ी टाइम लगता है, इनफैक्ट एवरीडे लगता था। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये किया कि मैं बहुत इंट्रोस्पेक्ट करता था कि अगर मुझे अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। इट इज़ अ डिफिकल्ट एग्जाम, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट इट विल ऑल्सो मेक यू टफ, इट विल मेक यू समवन, if you are even the fact that you have given this exam, you will be a much better human being and you will develop characteristics that will benefit you all your life. हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों यूपीएससी CSE 2023 का रिजल्ट आया है और स्टूडेंट्स व्यू की टीम पिछले कई टाइम से यूपीएससी टॉपर्स के साथ बातचीत कर रही हैं, यूपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ बात कर रही है, यूपीएससी जो फेल हुए हैं उनके साथ भी इनफैक्ट बात कर रही है। मगर आज हमारे साथ सर है, इनकी यूपीएससी 2023 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और सर से ही इंट्रो को जानेंगे कि उनका कौन सी रैंक आई है, कहाँ से आते हैं, कब इन्होंने कितने अटैम्प्ट दिए, कौन सा ऑप्शनल था, सारी चीज़ बात कर। अपने बारे में बताइए। सो मेरा नाम भार्गव वेनेलघंटी है जी। मैंने अपना लॉ ग्रेजुएशन में मैंने 2020 में फ़िनिश किया था और उसके बाद 2021 से मैंने अपने अटैम्प्ट देना स्टार्ट किया है। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। वैसे तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो कॉलेज के बाद दिया था मैंने। उसके बाद 3 अटैम्प्ट मैं कहूँगा सीरियसली दिए हैं और 3 मेंस भी लिखे हैं मैंने। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और फर्स्ट टाइम मेरा नाम भी आया है लिस्ट में। ओके, तो सर क्या प्लानिंग थी यूपीएससी को लेकर, क्या ऐसा मोटिवेशन था, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आपका? देखिए मेरी मदर ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर हैं जी, तो ऑब्वियसली मेरे घर में वो माइंडसेट था कि मुझे कभी ना कभी शायद इस चीज़ को सीरियसली लेना है एज अ करियर ऑप्शन। बिल्कुल। एंड इसीलिए आई थिंक वो मेरे माइंड में था। इनफैक्ट कॉलेज में भी मैंने ये सबको बोला था कि इवेंचुअली मेरा गोल यही रहेगा। लेकिन तैयारी तो मैंने स्टार्ट करी थी कॉलेज ख़त्म होने के बाद, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज तभी स्टार्ट किया था। तो कहाँ से कॉलेज हुई आपकी? OP जिंदल यूनिवर्सिटी, सोनीपत हरियाणा। हाँ। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। तो सर यूपीएससी को लेकर हमने इतने टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज लिए, बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन कहीं कहीं सर ये स्टूडेंट्स मतलब स्ट्रेटजी बुक लिस्ट तो हर कोई हर जगह मिल जाती है, मगर ये होता है कि सर इस प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी डिमोटिवेशन आता है और बहुत सारे डिप्रेशन मानसिक मेंटली अवसाद के रूप में हो जाता है। तो उस समय किस प्रकार स्टूडेंट को अपने आप को मतलब सुरक्षित और सेफ जोन में रखना चाहिए, तो आप उस टाइम क्या करते थे? आई थिंक यहाँ पे फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जी, मैं कहूँगा कि मैं लकी हूँ क्योंकि मुझे एक फ़ैमिली मिला जो बहुत सपोर्टिव रहा है। जी। लेकिन मुझे भी बहुत अप्स एंड डाउन्स में जाना पड़ा था, क्योंकि मेरा जब 3rd अटेम्प्ट का प्रीलिम्स हुआ था उसके अराउंड 1 महीने पहले मेरे डैड का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। तो उस टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। तो मैंने सोचा था कि मुझे इनफैक्ट टाइम भी नहीं मिला था प्रॉपर्ली मोर्न करने के लिए, वापस प्रिपरेशन में लग गया था मैं। सो ऐसे टाइम में आपका फैमिली, आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स रहते हैं वो बहुत यूज़फुल रहते हैं। और मैं मेडिटेट भी करता था, मैं जर्नल लिखता था, मैं अपने आप से बात करता था कि यार जो हुआ है उसको अलग रखते हैं और जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस पे फोकस करते हैं।
सो आई थिंक मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है मेरे प्रिपरेशन में। ओके सर, स्टूडेंट्स व्यू की टीम, हमारी टीम हमेशा यूपीएससी टॉपर्स के साथ खुल के बात करने की कोशिश करती है और स्पेशली यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं और उनके रिव्यू कमेंट्स आते हैं कि सर रिलेशनशिप और पढ़ाई को साथ में मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस पढ़ाई के दौरान। हकीकत बात है, इसमें कोई वो इतना सर वो नहीं है, लोग इसको नकार देते हैं और कई टॉपर्स ये बोलते हैं कि हमारी मतलब किसी दोस्तों की वजह से कई बार सिलेक्शन में अच्छा स्कोर हुआ है। हाँ। क्या लगता है सर आपको? देखिए मेरे प्रिपरेशन में तो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो कॉलेज टाइम से मेरी गर्लफ्रेंड रही है, कॉलेज के 3rd ईयर से। और आई थिंक ये कहना सही नहीं होगा कि रिलेशनशिप ख़राब चीज़ है या अच्छी चीज़ है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। तो मेरे केस में तो मैंने ये देखा है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। और पता है प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी में यही डर रहता है कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल। तो उस टाइम पे अगर कोई आपको ये कहे कि यार तुम्हारा जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सपोर्ट करूँगी, जो फैमिली तो करती है लेकिन कोई बाहर वाला भी करेगा तो एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। सो मेरे केस में तो इट हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर मी। ओके सर, आपने ये सही बताया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में दिक्कत ये भी हो जाती है कि कई बार अपन सारे फैमिली को छोड़ देते हैं, फ्रेंड्स को छोड़ देते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर वो ताने कैसे सुनेंगे। उस कंडीशन में आपको क्या लगता था कि किस प्रकार क्या स्टूडेंट्स को रखना चाहिए माइंड में, किस प्रकार अपने पॉजिटिविटी अंदर रखें? आई थिंक ये तो बहुत लेजिटिमेट और रियल क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि कुछ मैं कहूँगा तो वो डर चले जाएगा। वो डर रहने वाला है। बिल्कुल। आपको उस डर के बावजूद काम करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार आप इस प्रिपरेशन में उतर गए तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करके उतरनी है कि ये हो सकता है कि मैं 3 साल ये अटेम्प्ट दिया, 4 साल दिया और मेरे से नहीं हो पाया, ऐसा हो सकता है। तो आपको रिस्क एंटर करने से पहले पता रहनी चाहिए। बिल्कुल। और थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि यार मैं वर्थ इट हूँ, चाहे इस एग्ज़ाम में मेरा हो या ना हो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे साथ। सो आई थिंक वो बिलीफ रहेगा तो यू विल बी एबल टू सस्टेन थ्रू द प्रिपरेशन। ओके। कई बार सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इस प्रिपरेशन करते हैं तो डिमोटिवेशन तो वो तो सारी चीज़ें होती है, सब चीज़ें होती है, मतलब उनको गोलियां भी खानी पड़ती है सही अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। इवन उनको भूख भी नहीं लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपने मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए योगा, एक्सरसाइज किया, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे वास्तविक रूप में हकीकत में अपने को हेल्प मिलती? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए प्रेपरेशन तभी होगा जब आपका मेंटल हेल्थ सही है, और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है जी। तो मैं रेगुलरली तो नहीं कहूँगा, लेकिन फेजेस में मैं जिम जाता था, इसलिए नहीं कि मतलब मेरी बॉडी बन जाए, बट बिकॉज उस जिम जाने से एक पॉजिटिविटी आता है, पूरा दिन में थोड़ा होप अच्छा लगता है थोड़ा। सो डेफिनेटली इट हेल्प्स। मैंने तो ऐसे कुछ स्पेसिफिकली नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा मैं जर्नलिंग करता था, मेडिटेशन करता था, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था। तो और बिकॉज मेरी मदर ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में रह चुकी है, मेरे लिए बात मैंने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिया था कि हो सकता है कि मेरे 2 या 3 अटेम्प्ट में ना हो जी। तो वो मैं प्रिपेयर था कि शायद ना हो। तो आई थिंक उस मेंटल रेडीनेस के वजह से आई वॉज एबल टू मैनेज। सर हॉबीज़ को बात करते हैं, हॉबीज़ का बेनिफिट इंटरव्यू में भी होता है स्पेशली। तो सर ऐसी क्या आपकी हॉबीज़ थी, ऐसे क्या आपके शौक थे जो यूपीएससी की पढ़ाई के बाद जब आप फ्री रहते थे, वो क्या सीन था? मेरा यंगर ब्रदर जो है अभी वो प्रणव उसका नाम है, वो मेडिकल प्रिपरेशन मेडिकल उसने तभी जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो हम दोनों साथ में टेनिस खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे। और आई थिंक मेरे मदर एंड आई वी हैव सिमिलर इंटरेस्ट इन बुक्स जी। सो दीज थिंग्स हेल्प्ड मी डू अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडीज़। तो सर आपको नॉवेल्स भी पढ़ना पसंद है या फिर कैसी किताबें आपको पसंद है? कुछ एस्पिरेंट्स को ऐसी बुक्स बताइए जो वास्तविक रूप में हेल्प करें और मतलब अपनी पर्सनैलिटी में ग्रो हो और साथ ही साथ थिंकिंग प्रोसेस, नॉलेज में अपना बेनिफिट हो, ऐसी कुछ बुक्स आप सजेस्ट करें तो। देखिए मैं तो उतना वाइड रीडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा है, एक तो सेपियंस जो बुक है युval नोआ हरारी का, हाँ वो बहुत अच्छा बुक है, वो ऐसे में भी हेल्प करता है इनफैक्ट। वो एक है। फिर मैंने थिंक लाइक अ मॉन्क करके पढ़ा था, जय शेट्टी का बुक, अच्छा बुक है। एटॉमिक हैबिट्स मैंने पढ़ा था। सो दीज आर सम जनरल बुक्स बट रियली हेल्प यू ग्रो। ओके सर, अभी थोड़ी बहुत प्रीलिम्स की एक ऐसी मतलब प्लानिंग बात करते हैं, प्रीलिम्स के अभी जून में है, 2 महीने बाद है, ऐसी सर प्लानिंग क्या होनी चाहिए जो आखिरकार रिजल्ट जो रियल एग्ज़ाम में हो ना उसमें बेनिफिट अपने ऊपर सके? तो मैं ये कहूँगा कि
आपका जो बेसिक बुक्स हैं जी, स्पेक्ट्रम जो भी आप पढ़ते हैं, मैं स्पेक्ट्रम पढ़ता था मॉडर्न इंडिया के लिए, या लक्ष्मीकांत है, जो भी बुक्स हैं, 5 मृणाल मैंने पढ़ा था इकोनॉमी के लिए, आपको उन पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड रहना चाहिए जी, आपको। मैंने वो बुक एटलीस्ट 5 या 6 टाइम्स पढ़ा था ईच बुक, और मेरा ऐसा हो गया था कि मॉक्स में मेरे कंसिस्टेंटली 90-100 मार्क्स आते थे, तो मैं एग्ज़ाम में जाते टाइम कॉन्फिडेंट था जी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इस बार सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। लास्ट टाइम मैं इतने लोग को जानता हूँ जिनका 95-100 आ गया था इस बार जीएस में, कट ऑफ के सीसैट की वजह से रह गया। बिल्कुल, सीसैट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि प्रीलिम्स में माइंडसेट बना के जाना चाहिए। हाँ, मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं कॉन्फिडेंटली जाके 90 मार्क करके आ जाऊँगा, और मैंने हर बार 90 मार्क किया है, 90 अटेम्प्ट किया है मैंने। सो एवरी वन स्ट्रैटेजी चेंजेस डिपेंड्स ऑन यू नो आपने जो मॉक्स में ट्रायल एंड एरर जो किया है, आपको क्या लगता है आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब तो तभी आएगा जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो। बिल्कुल, बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। ओके सर, मॉक टेस्ट की बात की, कई बार ऐसा होता है सर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं, किसी कोचिंग के आपने मॉक टेस्ट नंबर कम है, उस समय स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है, वो आपके साथ हुआ। तो सबसे पहले आपने पहला मॉक टेस्ट दिया और लास्ट मॉक टेस्ट जिसमें सिलेक्शन आपका प्रीलिम्स निकला, कितना मॉक टेस्ट में अंतर निकला? बहुत ज़्यादा। फर्स्ट तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मेरे आई थिंक 25 या 30 आए थे, और जब तक मेरा कॉम्पिटेंस बन गया मेरे 130 आने लगे, जबकि कट ऑफ अराउंड 95-100 से ऊपर जाता नहीं है कभी, रेयरली कभी जाता है। सो वो जर्नी लंबी जर्नी है, लेकिन वो अगर आपने 6-7 मंथ्स डेडिकेटेडली प्रिपेयर किया है तो आप कवर कर सकते हैं, और आपको दिखेगा कि आपके नॉलेज बेस में इम्प्रूवमेंट आया है जी। और अगर आप कह रहे हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो एक आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ 70-80 तक आपका स्कोर आ गया जी, सो देन यू आर इन अ गुड पोजीशन। बिल्कुल। तो सर ऐसी क्या आपकी पॉजिटिविटी थी, ऐसे क्या मोटिवेशन थे, ऐसे 4-5 पॉइंट्स बताए जो आपको इस प्रिपरेशन में हमेशा मोटिवेट रखती थी और कि अंत तक मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए? आई थिंक वही आपको बहुत क्लियरली पता रहना चाहिए कि आप ये करना क्यों चाहते हैं, आपको आपके लाइफ से क्या डिज़ायर है, क्योंकि ये एक कॉर्पोरेट जॉब नहीं है कि 2 साल बाद मैं बदल दूँ, ये करियर ब्यूरोक्रेसी है। तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि लाइफ में मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए जी, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं क्वाइट सर्टन था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल पसंद है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है कि आप नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ फिलहाल अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं जी। and overall it's a respectable job, it's a good job and I'm very satisfied. ओके सर, यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ हम लोग बात करते तब वो बोलते 365 दिन एक साल में सुबह उठ के वही किताबें पढ़ना, वही न्यूज़पेपर पढ़ना, बार बार वही सब चीज़ें, कोई इंटरेस्टिंग मतलब कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। तो सर क्या रिवीजन बार बार वही किताबें करने में थोड़ा मन नहीं लगता स्टूडेंट्स को? तो सर क्या आपने कैसी प्लानिंग बनाई कि रिवीजन के लिए क्या एक बेहतरीन स्ट्रेटजी थी? रिविजन आई थिंक इस एग्ज़ाम का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। बिल्कुल, क्योंकि आप 2 बार बुक पढ़ लेंगे, तीसरी बार पढ़ने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल। तो आपको मैं क्या करता था, मैं मेरा जो भाई है, जब उसका फ्री टाइम रहता था मैं उसको बिठा के सिखाता था जी, कि मेरा अगर मुझे चैप्टर रिवाइज करना है, जो भी मिल गया मुझे, मेरे फ्रेंड्स हों जिनको इंटरेस्ट हो कोई सब्जेक्ट में, इकोनॉमी में, तो मैं उनको सिखाता था। और ये भी लगता है कि सामने वाले का पेशेंस भी चाहिए होता है, क्योंकि सो स्पीकिंग आउट हेल्प्स मी। सो मैं ऐसा करता था कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता था, ऐसा नहीं कि मैं उसे कभी सुनने वाला हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा था उसको। सो आई थिंक रीडिंग आउट लाउड, दैट वाज माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो इस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा किसने आपको हेल्प की? आपके फैमिली ने क्या, मतलब किसने सबसे ज़्यादा आपको सहयोग मिला? आई थिंक मेरे मदर से और मेरे ब्रदर से। इनफैक्ट मेरे ब्रदर ने मुझे सीसैट के लिए पढ़ाया। अच्छा। उसी के वजह से मेरा 3 बार सीसैट क्लियर हुआ है। क्योंकि मेरा मैथ्स तो काफ़ी वीक था, और उसने नीट किया, मतलब उसने मैथ्स किया था 10th तक जी। सो ही प्लेड अ डायरेक्ट रोल इन हेल्पिंग मी क्लियर माई प्रीलिम्स, एंड माई मदर हेल्प मी अ लॉट इन मेन्स एंड स्पेशली इन इंटरव्यू गाइडेंस। बट ओवरऑल द एटमॉस्फियर क्रिएटेड बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर, क्योंकि पता है घर पे आप रहते हैं तो एक रिथम रहता है। आप कहीं रेंटल एकोमोडेशन में रह रहे हैं तो रिथम नहीं रहता घर में, कि एक टाइम पे सो रहे हैं, एक टाइम पे उठ रहे हैं, एक टाइम पे खा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मुझे पॉसिबल हुआ। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इस प्रिपरेशन में 3 बार मेंस भी लिखा है, इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ है, कि आपका नहीं होगा, ऐसा लगा कभी? बिल्कुल लगा था। अच्छा? इनफैक्ट काफ़ी टाइम लगता है, इनफैक्ट एवरीडे लगता था। मैंने कितनी बार अपने मेंस के स्कोर को टैली किया था,
मैं लास्ट टाइम के कट ऑफ कंपेयर करता था, क्योंकि ये फियर बहुत लेजिटिमेट फियर है। और ऐसा नहीं है कि आप मुझे पूछ रहे हैं, आप किसी भी रैंकर से पूछ लीजिए, ये फियर के बिना आई डोंट थिंक किसी ने एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही ऐसा है। सो ये नेचुरल फियर है, और अगर आप में हो रहा है तो इससे मतलब डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सर हम तो इतने टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, लेकिन कोई बोलता मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन तो होगा किसी भी, और एट द एंड सर 6 अटैम्प्ट वाला क्या भी हुआ है, और मतलब आखिरकार हो ही जाता है सर। आप में कॉन्फिडेंस रहना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अंडर कॉन्फिडेंस नेसेसरीली एक ख़राब चीज़ है। बिकॉज मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, मैंने ज़्यादा एफर्ट डाले होंगे, बिकॉज मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, मैंने ज़्यादा बार रिवाइज़ किया होगा, ये सब चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है। सो आई थिंक ओवरऑल इट हैज़ बीन बेनिफिशियल। सर अभी एक ट्विटर पे जब यूपीएससी का रिजल्ट एक वायरल हो रहा था, 12 अटैम्प्ट दिए, 5 मेंस 5 इंटरव्यू समथिंग दिए उन्होंने, 7 मेंस लेके। सर वो बड़ी लंबी जर्नी है उनकी रही है। आखिरकार जब यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन इतने अटैम्प्ट्स देने के बाद नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। जी। कई ऐसे इनफैक्ट जो इस बार लिस्ट में नाम नहीं आए हैं, उन तमाम एस्पिरेंट्स को आप क्या बोलोगे? आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना ज़रूरी है कि यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। जी। ऐसे टाइम पे आपको ये बात को याद रखना पड़ेगा कि मैंने एक इतने बड़े एग्ज़ाम में बैठने का करेज दिखाया है, इतने टाइम में सस्टेन करने का पेशेंस दिखाया है, और अपने आप में इतना होप और कॉन्फिडेंस रखा है कि मैंने इतनी बार इस चीज़ की कोशिश की है। और ये एसेट्स जो हैं, ये कैरेक्टर बिल्डिंग एसेट्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत कम मात्रा में मिलती हैं। तो इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको कहाँ पर भी आप लाइफ में जाएंगे, क्योंकि ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगा। सो आई थिंक इस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ रहें, फैमिली के साथ रहें, और आपका जब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा लाइफ में, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जो सीखें अपने इस चीज़ को। तो मेंस को लेके कुछ ऐसी टिप्स दो जो आंसर राइटिंग में हेल्प करे, और रियल एग्जाम में जैसे डायग्राम वगैरह या फिर कुछ कोटेशन हो, उसे आप कैसे देखते थे? क्या वास्तव में आपने ऐसे यूज़ किए? तो सर सो मेंस में आई थिंक कंटेंट डेवलप करना प्रीलिम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लिखना है वहाँ पे, आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। और आप एक बार एक बेसिक लेवल के एक प्रोफिशिएंसी पे आ जाएंगे तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा चैलेंज था टाइम पे फिनिश करना। अच्छा। तो मैंने इनफैक्ट इस बार भी आई थिंक 3 या 4 पेपर्स कंप्लीट नहीं किए थे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको अच्छे क्वालिटी भी लिखना है, टाइम में भी फिनिश करना है। सो आई थिंक आप अच्छा कोई मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी, और आप रेगुलरली देखते जाओ कि आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है उसमें। जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज में वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका डेवलपमेंट हो रहा है। सो आई थिंक दैट विल हेल्प यू। ओके सर, होनेस्टली बताना, कई बार टॉपर्स ये बोलते हैं चलो मेंस के टाइम में तो बहुत टाइम पढ़ाई करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जब जर्नी स्टार्ट होती है ना, तब कितने घंटे स्टूडेंट नॉर्मली पढ़ते हैं यूपीएससी की? सो वो वेरी करता है टाइम टू टाइम। अगर आप मुझे कहेंगे तो ऐसे बहुत कम दिन थे जहाँ पर मैंने 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई की है। अच्छा। ऑफ कोर्स मेंस के टाइम तो कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते थे, लेकिन ज़्यादातर आई वुड से ऑन एवरेज बिटवीन 6 to 8 आवर्स और बिटवीन 8 to 10 आवर्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी कंटिन्यूसली 10 आवर्स प्लस फॉर मी एटलीस्ट। सो दैट बैलेंस हेल्प्ड मी बी मोर एफिशिएंट इन माई स्टडीज़। तो करंट अफेयर्स को लेके क्या आपने न्यूज़पेपर को भी फॉलो किया? जी, न्यूज़पेपर मैंने रेगुलरली पढ़ा था। लेकिन ऐसा हो जाता था कि कभी कभी 1-2 महीने छूट गए, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स एक बार क्लियर कर देंगे तो मेंस में आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। जैसे मैंने फोरम IAS का कोर्स लिया था, दिपिन सर का कोर्स जो है, उसने मुझे मेंस में हेल्प किया करंट अफेयर्स रिलेटेड। जी। और करंट अफेयर्स के मैगजीन्स भी आती हैं। सो न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता चलता है कि आप चल क्या रहा है दुनिया में, और आपके आंसर्स में एनरिचमेंट होता है। नहीं तो आप बहुत थियोरेटिकल लिख के आ जाएंगे। तो मैं नोट्स बनाता था न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन नोट्स वन नोट पर, और उसको मैं सप्लीमेंट करता था अपने आंसर्स में, जहाँ पे चांस मिलता था उसको मैं डालता था। सो आई थिंक दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी बात करते सर, ऐसे कुछ आपने जो इस प्रिपरेशन में जो सीखा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स वीडियो इसलिए देखते हैं कि आप नया क्या सीख सकते हैं, क्योंकि सर 4 अटेम्प्ट्स दिए और 3 बार लगातार मेंस जो आपने बताया, एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ सर। हाँ, एक बार। तो सर लगातार इस 4 साल से, पिछले टाइम से अपनी यूपीएससी की जर्नी को आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, तो सर क्या क्या गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वो तो आई थिंक इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा हर स्टूडेंट को अपने आप। जी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया।
आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये किया कि मैं बहुत इंट्रोस्पेक्ट करता था कि अगर मुझे अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है जी। तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा जी। तो मैंने बहुत केयरफुली एनालाइज़ किया कि मेरा एथिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, एसए में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो मैंने एसेंशियली बहुत इंट्रोस्पेक्ट करके और गाइडेंस लेकर अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव किया है। सो आपको ऐसे मतलब ब्लाइंडली नहीं चलना है कि सब लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करके चले जाऊंगा तो हो जाएगा। हर आदमी का स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग हैं और आपके भी अलग होंगे, तो आपको बहुत क्लियरली उस चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए। ओके सर, और कुछ अंत में आप बताना चाहें तो बता सकते हैं सर। मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कैंडिडेट्स। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम एंड because it is difficult, it will also make you tough. It will make you someone, if you are, even the fact that you have given this exam, you will be a much better human being and you will develop characteristics that will benefit you all your life. तो ये कभी नहीं सोचना है कि knowledge waste हो गया। knowledge waste नहीं होता, hard work waste नहीं होता, वो आपको वो आदमी बनाता है जो आपको आगे जाकर बहुत काम आएगा। So take the exam seriously but keep your mental health in check and also keep your friends close. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। सबसे पहले आप सभी की तरफ से और हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने सर ने इतना कीमती टाइम आप सभी के लिए निकाला, क्योंकि सर आपके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गांव देहात में रहते हैं, बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से रहते हैं, वो हकीकती से देख पाते हैं कि टॉपर्स किस प्रकार उन्होंने तैयारी की और आखिरकार किस प्रकार उन्होंने सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन के बाद जब कन्वर्सेशन होती है तो उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।